छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत गरमाई हुई है और देश भर में छत्तीसगढ़ से जुड़े धर्मांतरण के मामले चर्चा में हैं। ऐसे में अब धर्मांतरण को रोकने के तरीके को लेकर पक्ष विपक्ष बातें करते नजर आ रहे हैं। हर दिन किसी न किसी मामले को लेकर लगातार प्रदर्शनों की वजह से बजरंग दल का उग्र रूप भी देखने को मिला है। दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला हो, गुड़ियारी में धर्मांतरण के कथित आरोप पर हंगामा हो या धमतरी के अस्पताल में प्रदर्शन, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ननों की गिरफ्तारी के मामले में तो प्रियंका गांधी से लेकर वृंदा करात तक कई नेताओं ने बजरंग दल पर सवाल उठाए। अब इन मामलों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को धर्मांतरण रोकने के काम में लगी संस्थाओं को संयम से काम लेने की नसीहत देनी पड़ रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है और 1968 के धर्म स्वातंत्र अधिनियम के जितने भी प्रावधान है उस पर ही कार्रवाइयाँ होती हैं। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है। कानून के साथ हम सामने आएंगे। जो भी संस्था इस पर काम करती है संयमित रहें, बस मेरा इतना ही आग्रह है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, दूसरी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। वहीं अब ऐसे मामलों को ग्रामीण स्तर पर ही रोकने के लिए सरकार एक नई पहल करने जा रही है, जिसमें दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आने वाले बाहरी लोगों के द्वारा धर्मांतरण की संभावनाओं को देखते हुए उनके नाम की एक एंट्री रजिस्टर रखने की अनिवार्यता सरकार करने की बात कह रही है, जिससे धर्मांतरण या अन्य किसी वजह से गांव में आने वाले लोगों की पहचान स्पष्ट हो सके। छत्तीसगढ़ के निर्माण के पूर्व से ही जो परिवार उनको एक सूची में संधारित करना है। उसका कोई अभिप्राय बड़ा नहीं है, परंतु उसको एक सूची में संधारित करना है और बाद में आकर के रहने वाले परिवारों को भी एक सूची में संधारित करना है। इससे ये हम लोग ये सोच रहे हैं, इससे फायदा होगा कि जो स्थानीय हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, भारतवर्ष के हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर का है तो उसको चिन्हांकन होना चाहिए, उसको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों ही रजिस्टर फिर पंचायत के लिए फाइनल हो। लेकिन गृहमंत्री की सलाह ने विपक्ष को एक बार फिर मुद्दा दे दिया है। पहले ही बजरंग दल समेत अन्य संगठनों पर हमलावर विपक्ष अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैद से लेकर भूपेश बघेल तक बजरंग दल नियंत्रण को बहुत जरूरी बता रहे हैं और धर्मांतरण रोकने के सरकारी प्रयास पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या जंगल राज चल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में बजरंग दल और उनके सहयोगी संगठनों को पूरी तरह से छूट दिया गया है? क्या ये कानून से ऊपर है? क्या ये संयम बरतने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं उनको सर में बिठा के रखे हो। किस प्रकार से आदिवासियों को नक्सली बताकर इनकाउंटर किया जा रहा है उसे हम सब जानते हैं। इसी राजधानी में किस प्रकार से गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, ना इसका एसपी सुनता ना आईजी सुनता, कोई नहीं सुनता। अब तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले भी इसका सुनना बंद कर दिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासी बवाल उफान पर है। ऐसे में हिंदूवादी संगठनों की लगातार सक्रियता भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रही है। अति उग्र रुख रखने पर धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार और बीजेपी को फायदा कम, नुकसान ही ज्यादा दिख रहा है। ऐसे में संगठनों पर नियंत्रण के लिए सरकार मजबूर दिखाई दे रही है। इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, कैसे धर्मांतरण रुकेगा और कैसे संगठनों को संभाला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे मुद्दे पर उठी सियासी आग सरकार के प्रयास के बाद भी जल्द शांत हो जाएगी, इसकी संभावना कम ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है धर्मांतरण को लेकर छिड़ी राष्ट्रीय बहस पर, जिसमें छत्तीसगढ़ इन दिनों राजनीति के केंद्र में है। ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं की निगाह
छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ धर्मांतरण को रोकने के लिए किया जा रहा है, किस तरीके से सरकार सख्त रुख अपना रही है और कितनी इस मामले में वो नरम बनी हुई है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार की ओर से क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है। क्या जो भगवा संगठन हैं उन पर नियंत्रण किया जाएगा या फिर धर्मांतरण करने वाले जो संगठन हैं उन पर सख्ती बरती जाएगी, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता उज्ज्वल दीपक जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है, छत्तीसगढ़ को क्यों सॉफ्ट टारगेट के रूप में यूज़ किया जा रहा है और जब इसे रोकने की बारी आती है तो किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। सरकार को ऐसे में क्या करना चाहिए और जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले हम उज्ज्वल दीपक जी से ही समझने की कोशिश करेंगे। दो महत्वपूर्ण बातें आज गृह मंत्री जी ने कही है उज्ज्वल जी। एक तो जो संगठन अपने से आगे आ जाते हैं और उग्र रूप उनका सामने आता है जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बार बार बिगड़ती है और निशाने में छत्तीसगढ़ सरकार आ जाती है, वो। दूसरा ये कि भाई एक पंजी बना लिया जाए, गांव में गाहे बगाहे धर्मांतरण के नाम पर लोग आते हैं तो उनकी पहचान हो सके। इन दोनों कामों से क्या हम ये माने कि काफ़ी हद तक धर्मांतरण की दिशा रोकने में सरकार कामयाब होगी? देखिए, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में शुरू से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हमारी पार्टी भाजपा के संकल्प पत्र में इसका उल्लेख है कि हम इसे रोकने के लिए नया कानून लाएंगे। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 2 ईसाई नन 2 आदिवासी लड़कियों को मानव तस्करी करके धर्म परिवर्तन का प्रलोभन देके, नौकरी का प्रलोभन देके लेके जा रहे थे। विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस, उसके सामने ऑप्शन था, या तो ईसाइयों का समर्थन करे या तो मासूम आदिवासी छत्तीसगढ़ी जो हमारी बहन है उनका समर्थन करे। कांग्रेस ने अपना पक्ष क्लियर किया कि वो ईसाई धर्म के साथ है, मानव तस्करों के साथ है, धर्मांतरण करने वालों के साथ है। ये क्लियर है एकदम। और हमेशा, और आप देखिए ये जो पूरी जमात है एक साथ आ गई, पूरा विपक्ष एकजुट है भारत देश के खिलाफ, इटली के साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष के कुछ सांसद आ गए, केरल के कुछ सांसद आ गए, संसद में इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया मानव तस्करों के लिए। क्या इतना बड़ा मुद्दा भी था? क्या राज्य सरकार के पास इतना अधिकार नहीं है कि हमारे देश की निरीह, मासूम, भोली भाली आदिवासी लड़कियों को अगर कोई बहला फुसला के लेके जा रहा है तो उनसे पूछताछ कर सके, केस कर सके, गिरफ्तार कर सके? इस पर संसद में हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या देश में मुद्दों की कमी हो गई कांग्रेस पार्टी के पास कि वो छत्तीसगढ़ के मुद्दे को राजनीतिकरण कर रही है? और ये शुरू से ये स्टैंड क्यों रहा है? क्योंकि पोप इटली का प्रेशर रहता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अजीत जोगी थे यहाँ पे, चर्चाओं में बढ़ोतरी हुई, बस्तर में धर्मांतरण बढ़ा, कभी पैरासीटामोल टैबलेट से धर्मांतरण कराया गया है, कभी चावल की बोरी देकर, कभी कैश देकर, कभी बाइक, लैपटॉप, मोबाइल फोन देकर। आदिवासी जो भोले भाले आदिवासी हैं उनको छोटा छोटा प्रलोभन, बुखार ठीक करने से लेकर सरकारी नौकरी दिलाने तक ऐसा प्रलोभन देकर धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में कराया जा रहा है। जहां तक बात है माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान की, कि माननीय गृह मंत्री हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभालना उनका काम है, उनका धर्म है। और जब उन्होंने अपील की है संयम रखने की, तो सिर्फ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद नहीं, कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी के जो नेता हैं जो यहां पर आकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको उन्होंने सलाह दी है कि छत्तीसगढ़ है बाबू, यहां पर ये सब नहीं चलेगा। आप अनुरोध कर सकते हैं, विचार विमर्श हो सकता है, यहाँ पर दंगाबाजी नहीं चलेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो। ठीक है, तो बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि धर्मांतरण रोकना मूल उद्देश्य है और इस दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी ना हो जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। कांग्रेस की ओर रुख करते हैं कि पिछले करीब सप्ताह भर से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस का रुख राहुल गांधी के ट्वीट के बाद धर्मांतरण को लेकर काफ़ी उग्र भी है और इस मामले में वो सामने भी आ रही है। आमतौर पर वो ऐसे मामलों में चुप रहती है, लेकिन अजय जी क्या वजह है? राहुल जी ने ट्वीट कर दिया इसलिए थोड़ी ज़्यादा आक्रामकता के साथ इस मामले में एक पक्ष के साथ खड़े दिखाई दे रही है क्या कांग्रेस?
मोहन जी, दो चीजें स्पष्ट हैं। सबसे पहले उज्जवल दीपक की बात को मैंने बहुत शांति से सुना, एक शब्द मैंने नहीं बोला। अभी बहुत दर्द होगा क्योंकि मैं सच बोलूंगा, उम्मीद करता हूँ शांति से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, बिंदु और बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है एक संवेदनशील विषय पे, क्योंकि धर्मांतरण ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक हथियार है। वोटों के ध्रुवण की राजनीति, अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि का एक साधन बन चुका है। महत्वपूर्ण बात है कि देश का संविधान कहता है अगर किसी के खिलाफ कोई मामला है तो पुलिस पहले जांच करेगी, तथ्य और सबूत जुगाड़ेगी, अगर उसमें सच्चाई मिलेगी तो एफआईआर दर्ज की जाएगी और किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे ढकेला जाएगा। इस पूरे मामले में दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। भाजपा के केरल के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, लगातार ट्वीट आता है, सोशल मीडिया पे बयान है, अन्य न्यूज चैनल पे बयान में स्पष्ट रूप से वर्ड टू वर्ड बोलना चाह रहा हूं। मोहन जी, उन्होंने क्या कहा, ये दोनों नन जो सिस्टर वंदना, सिस्टर प्रीति, ये ना किसी प्रकार से धर्मांतरण में शामिल है, ना किसी प्रकार से मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिक में शामिल है। मैं अपने महासचिव अनूप एंटनी को मैंने छत्तीसगढ़ भेजा है, जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से मिलके ये निर्धारित करेंगे कि केरल की भाजपा संगठन ये पूरा प्रयास करेगा कि दोनों नन जो ना धर्मांतरण में शामिल है, जो मानव तस्करी में शामिल है, सुरक्षित घर वापस लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये इन्हीं के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का बयान। या तो राजीव चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हैं, ये उज्जवल दीपक जी इस बात को नहीं गंगवानी जी, लेकिन कई बार दूर रह के चीजें समझ नहीं आती। एक चुनावी माहौल है, वहां की जनता का दबाव होगा, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी होगी। करीब से तो यहां से आप जानते होंगे, वो केरल वाले कहां जान पाएंगे। देखिए, दो चीजें स्पष्ट है मोहन जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, ये मानते हैं ना। क्या केरल का भाजपा संगठन अलग है और छत्तीसगढ़ का भाजपा संगठन अलग है? दोनों के बयानों का विरोधाभास इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो है धर्मांतरण पे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में राजनीति करे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी, विजय शर्मा जी का बयान सुन रहा था, अगर तीन बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच धर्मांतरण के खिलाफ होती, जब यहाँ पे रमन सरकार थी, 2 अगस्त 2006 यहाँ विधानसभा का सत्र था, तत्कालीन रमन सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया जो 3 अगस्त 2006 पारित हुआ सर्वसम्मति से। आज 2006 से 2018 12 साल तक रमन सरकार सत्ता में रही। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से कि वो धर्मांतरण के खिलाफ कानून आप 12 साल में लागू क्यों नहीं करते? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ साया सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री साया जी ने विधानसभा में कहा कि धर्म स्वातंत्र कानून का पूरा ड्राफ्ट तैयार है, अगले 60 दिन मतलब 2 महीनों में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बना के लागू कर दिया जाएगा। आज 19 महीने हो गए मोहन जी, आज क्या धर्म स्वातंत्र कानून लागू हुआ? 3 विधानसभा के सत्र हो गए, क्या आपने लागू किया? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देश का सुप्रीम कोर्ट जो संविधान कानून का सबसे बड़ा रक्षक है, वो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को निर्देशित करता है कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाइए, न केवल छत्तीसगढ़ पूरे देश में लागू करिए ताकि धर्मांतरण की प्रक्रिया ना हो। लेकिन 11 साल तक केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ धर्मांतरण पे राजनीति करनी है, नियत नीति ठीक है, आ गई बात, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की नहीं है। बिल्कुल, चलो जवाब मैं लूंगा, लेकिन पहले एक अनिल जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं। दो महत्वपूर्ण बात, संयम दोनों ही तरफ को रखना होगा, बजरंग दल भी है, उसे भी संयम से काम करना होगा, और जो लोग धर्मांतरण के पक्ष में कई बार दलील दे देते हैं उनको भी संयम रखना चाहिए। इसका क्या असर होगा क्या, और संयम रखने से ही सब चीज़ें सुधर जाएंगी क्या चौबे जी? मोहन जी, ये धर्मांतरण का मामला काफ़ी पुराना है। अब तो चूंकि मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, लोगों इतनी समझ हो गई है, तो अब थोड़ा सा ये उसमें आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है। धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा मामला था 71 के दशक में, 70 के दशक में। उस वक्त क्या हो रहा था कि हमारा प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश जो था, गरीबी रेखा से बहुत नीचे जूझ रहा था। तो ये जितने भी धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, ये उसी को सॉफ्ट कॉर्नर समझ के उसको टारगेट करते हैं। अब चूँकि कुल मिला के इनको वहाँ से फंडिंग होती है, विदेशों से फंडिंग होती है, और इनका मेन चीज़ यही है कि भाई जिसकी जितनी ज़्यादा मुंडी होंगी, मुंडी मतलब जिसके जितने सिर होंगे, वो उतना बड़ा धर्म होगा, ये इनकी थ्योरी है। जबकि ये थ्योरी गलत है। हमारा तो सनातनी धर्म है, हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारा फिर भी बहुत बड़ा उसमें वो है। लेकिन इन लोगों का, जैसे मुसलमान में हुआ, ईसाई में, इन दोनों का यह है कि जिसके जितनी ज़्यादा संख्या होगी
ये उसको उस हिसाब से अपना बड़ा धर्म मानते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है आदिवासियों का, क्योंकि आदिवासियों का मामला ऐसा है कि वो उनका धर्म उनको खुद नहीं मालूम कि क्या है, ना वो हिंदू समझ में आ रहा, ना उनको गौड़ी समझ में आ रहा, तो उनको टारगेट करते हैं। उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा के सदियों से, आज से नहीं सदियों से काम चल रहा है। इससे हो क्या रहा है कि हमारे हिंदू प्रजाति के जितने भी हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, इन सब में की संख्या कम होती जा रही है, इनका डीएनए बदलता जा रहा है। और अब तो सबसे ज़्यादा इस बुरी स्थिति है कि इसके अलावा मतलब जो अल्पसंख्यकों के ने भी ये मामला शुरू कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वहाँ से भी समाचार आ रहे हैं कि प्रलोभन देके मतलब 12-12 लाख रुपए देके धर्मांतरण करा रहे। इसकी ज़रूरत क्या है? आप अपना धर्म मानो, हम अपना धर्म मानते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मुंडी गिरने की क्या ज़रूरत है? तो ये एक बड़ी घटिया किस्म की साइकोलॉजी कह लें कि जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या होगी वो उतना बड़ा धर्म होगा। और चल रही है, ये दोनों धर्मों में चल रही है। इसमें पिस रहे हैं जो छोटे धर्म वाले हैं, जैसे हमारा सनातन धर्म है, छोटा सा कुनबा है, ये लोग पिस रहे हैं। अब स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि जैसे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं बेचारे, उनको ठीक से पता नहीं, वो छोटा छोटा प्रलोभन दे देते हैं उनको कि नौकरी दे देंगे, अच्छे कपड़े दे देंगे, और ईसाई धर्म, और ये सब गांव के अंदर हो रहा, और ये पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का हो रहा है। कैसे कानून अभी आया नहीं है, लेकिन उसके पहले ही हम रोक दें, इसके लिए जो दो प्रयास हो रहे हैं उससे क्या हो पाएगा? संभव है क्या? देखिए अभी रजिस्टर रखना, आने जाने ना देना, इस टाइप की जो चीजें हैं। रजिस्टर देने से तो कुछ होगा नहीं, इसमें विवाद ही होगा, रजिस्टर फट जाएंगे और इल्जाम न। अब क्या होता है कि इसमें सरकार का जो तंत्र है, सरकार का तंत्र जैसे कोटवार तक है, वो सबसे ज़्यादा सक्षम और सेंसिटिव होना चाहिए उसको, कि इस टाइप से अगर कोई भी गतिविधियां हो रही हैं तो हायर अथॉरिटी को वो तुरंत कॉल करे, उनको बताए, हायर अथॉरिटी उस पर निर्णय ले। और अगर इस टाइप से कहीं हो रहा, अब जैसे दुर्ग वाला मामला है, अब वो जो 2 नन हैं वो 2 बच्चियों को लेके जा रही थी, बच्ची आई हैं सुकमा की तरफ से, कहाँ से, आदिवासी वहीं से कहीं से इसी तरफ से आई हैं। अब वो इधर पकड़ी गई टिकट विकेट को लेके चेकिंग किया गया, तो उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ में वो जवाब नहीं दे पाई, तो नन भी जवाब नहीं दे पाई, तो ये लेके जा रहे हैं। देखिए ये अगर उनके माँ बाप की सहमति से जा रही हैं या वो बच्चे बालिग हैं, अगर वो जा रही हैं तो ठीक है, और अगर नाबालिग हैं तो ये बिल्कुल अपराध है। ठीक है, आऊँगा जी, ठीक है। और ये इस तरीके की चीज़ें संदिग्ध है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उज्ज्वल जी के पास चलते हैं। उज्ज्वल जी, जैसे कि कांग्रेस भी कह रही है कि कानून लाइए ना भाई, आप लोगों का तो ये एजेंडा रहा है, कानून नहीं आया है तो ऐसे सख्त कदम उठाइए कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनको रोका जाए, ना कि जो स्वयं से किसी धर्म को अपना रहे हैं उनको भी आप लोग रोक देते हैं, उनके साथ मारपीट की घटना हो जाती है, ये कैसे रुकेगा? मोहन जी, मैं सब बात लो सुने हूँ गंगवानी जी के, और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के लड़का हूँ। मोरे पास ऑप्शन रही ना कि आदिवासी महिला के साथ खड़ा होना है कि केरल के ईसाई नन के साथ, तो मोर ऑप्शन क्लियर है भाई, मैं अपन आदिवासी बहनों के साथ खड़ा रहूँ हमेशा। अगर वो मल्ला और नन ले जात रही, उसका प्लेसमेंट एजेंसी रही है, ओकर मन के नौकरी है, कोई हॉस्पिटल के मालिक है, कोई चर्च के मालिक है, कहाँ पर ले जात रही भाई? बोला बताओ ना, पूरा प्रदेश ला जाने की इच्छा है कि वो नन उनको क्यों लेके जा रही थी, क्यों नौकरी दिलाने ले जा रही थी उन लोगों को? नन का काम ये है क्या? नन का काम है सेवा देना चर्च में। उन 2 महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, लड़कियों को वो नौकरी का प्रलोभन देकर हॉस्पिटल में ले जा रही थी, तो उनको ये अपना क्लियर करना पड़ेगा स्टैंड कि क्या वो किसी प्लेसमेंट एजेंसी की है, क्या पलायन करने वाले ठेकेदार हैं, अवैध पलायन करने वाले लोग हैं, उन लोग कौन हैं? जवाब दे दे, मामला क्लियर है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ, धर्मांतरण करने वाले लोगों के साथ, नक्सलियों के साथ, उग्रवादियों के साथ खड़े होना क्या दर्शाता है? आज कपिल सिब्बल जी उस जज का पक्ष ले रहे हैं जो जज के साथ 5 करोड़ पकड़ाया है। इनके सारे वकील रात को 2 बजे दरवाजा खटखटाते हैं आतंकवादियों के लिए। क्यों? ये गुरु अफजल गुरु को फांसी की सजा दिलाने से बचाने के लिए क्यों खड़ी होती कांग्रेस? जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पे काम करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर होता है, ये बोलते हैं हमारे कितने जेट गिरे। अरे देश का नागरिक ये जानना चाहता है हमने कितने मारे उनके, और ये बोलते आतंकवाद का धर्म नहीं होता। सबको दफनाते क्यों है भाई? फिर जलाते क्यों नहीं? अगर धर्म नहीं है तो सबको जलाया जाए, फिर कांग्रेस पार्टी भी सहमति दे दे। तो यह सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी से मुझे चाहिए। हमेशा देश तोड़ने वाली ताकतें, राज्य तोड़ने वाली ताकतें, धर्म को चैलेंज करने वाली ताकतें,
इनके साथ ये क्यों खड़े होते हैं? ठीक है गंगवानी जी, ये मसला तो आप लोगों को खुद ही देखकर समझना चाहिए, लेकिन संदेश आया उसके बाद कांग्रेस का जो एक्शन है वो सवालों के घेरे में है। मोहन जी देखिए, बिंदुवार बात करूं, सबसे पहले यहाँ वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे ने बहुत अच्छी बात कही। दो चीजें स्पष्ट है, अगर कानून की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 19 अक्टूबर 1968 जब यह रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे, तब से धर्मांतर के खिलाफ एक कानून बना हुआ है जो वर्तमान 2025 तक लागू है। अगर सरकार की नियत नीति मंशा है, उस कानून के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाती। ये जो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, धर्म पर राजनीति नहीं। ये मूलभूत अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अनिल चौबे ने एक बात उठाई, इस घटना की क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है ताकि आपके लोकप्रिय जन के नहीं, उज्जवल जी जो सवाल कर रहे हैं उसका क्या जवाब है? क्यों आप लोग दे रहा हूं जी उस पे आइए। मोहन जी, मेरा एक निवेदन है, आपके कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए, अगला 1.5 मिनट मुझे दीजिए। देखिए, पूरी घटना की मैं बात कर दूं। दुर्ग से 2 नन जा रही हैं, सिस्टर वंदना, सिस्टर प्रीति। आज आरपीएफ उनसे पूछताछ करती है। उस 2-3 बच्चियां जिनका नाम है कमलेश्वरी प्रधान, ललिता और सुखमती, तीनों बच्चियां नारायणपुर से आदिवासी परिवार से है। अभी इनकी माँ बुद्धेश्वरी प्रधान, जो कमलेश्वरी प्रधान की माता जी है, उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि मैंने अपनी बच्ची को अपनी रोजगार के लिए, अपने पैरों में खड़ा होने के लिए, अपनी सहमति के साथ इन सिस्टर के साथ भेजा है। अब पूछते हैं उज्जवल दीपक जी, ये जरूरत क्यों पड़ती है? भैया, आप 1 लाख युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, 19 महीने में किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 40,000 युवक बस्तर से पलायन करते हैं। एक महिला को धर्म बदल के नहीं देंगे रोजगार, धर्मांतरण के लालच में नहीं देंगे। सुन लीजिए, मेरा निवेदन है। देखिए, मैं डिस्टर्ब नहीं किया, मैं कंप्लीट नहीं, सवाल भी तो आ जाए ना। बात है, 18 साल की महिला जो वयस्क है, जो अपनी स्वेच्छा से रोजगार के लिए स्वास्थ्य सेवा में जा रही है, ये देश का संविधान अलाउ करता है। नन अरे किसी साधु को देखा है आपने कभी रोजगार दिलाने के लिए? किसी साधु को देखा है? पर ये मौलवी और नन क्यों लेके जा रहे हैं? दूसरा, अजय जी एक डायरेक्ट सवाल, अजय जी एक डायरेक्ट सवाल प्लीज जवाब दीजिएगा। जिस दिन ये कानून आएगा विधानसभा में, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी? ये धर्म पे राजनीति मत करिए, ये वोटों का ध्रुवीकरण। क्या कांग्रेस पार्टी उस कानून का समर्थन करेगी कि सड़क पे आएगी सीए और एनआरसी की तरह? जब भी ऐसा कोई कानून आता है देश के लिए, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। जब तक कानून नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कानून बनाइए, कानून बनाइए, जिस दिन कानून आएगा मोहन जी आप लिख के रख लीजिए। इनमें नैतिक साहस होना चाहिए मेरी बात सुनने का। कोई नन का काम नहीं होता रोजगार दिलाना, नन का काम होता है सेवा करना, स्कूल में, चर्च में, हॉस्पिटल में। ये भाजपा का चरित्र है, धर्म पर राजनीति करना, अल्पसंख्यकों पर राजनीति करना। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बहुसंख्यकों के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अल्पसंख्यक, कभी क्रिश्चियन, कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी दूसरे अल्पसंख्यकों पे आप राजनीति करके वोटों, अगर उनके हित की बात आएगी तो उस अजय जी कुछ हित की बात अगर बहुसंख्यकों के पक्ष में भी आ गई तो ये उठाते हैं, उस बातों को क्लियर होनी चाहिए ना, बात क्लियर होनी चाहिए। इस पर बात बहस हो रही है आज। कांग्रेस आदिवासी लड़कियों के साथ खड़ी है या केरल के ननों के साथ? ये आज क्लियर कर दे। आज कांग्रेस का स्टैंड क्या है? राजीव चंद्रशेखर किसके साथ है? भाजपा के प्रदेश अपनी पार्टी, उज्जवल दीपक जी वो उनका स्टैंड है, उसके लिए उनसे जवाब लीजिए ना। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, अनूप एंटनी महासचिव नहीं है। हम छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़कियों के साथ खड़े हैं बता दीजिए और हमेशा खड़े रहेंगे। क्या राजीव चंद्रशेखर झूठ बोल रहा है या उज्जवल दीपक चैनल पे झूठ बोल रहा है? चलिए एक आखिरी टिप्पणी लेते। ठीक है, दोनों पक्ष आते रहेंगे। अब हल कैसे होगा? ऐसे कई प्रकरण आएंगे और बार बार देश की निगाह में छत्तीसगढ़ आ जाता है कि भाई यहाँ एक तरीके से धर्मांतरण के लिए चरागाह का इस्तेमाल हो रहा है। अनिल जी, क्या किया जाए कि ये सारी चीजें रुके, सियासत ना हो, कांग्रेस भी संतुष्ट हो, बीजेपी भी चाहती है धर्मांतरण ना हो, वो भी हो? देखिए, अब जो लोग ये धर्मांतरण कराते हैं, अब उनको अपना मतलब सोचना चाहिए कि अब बहुत मुश्किल है ये सब काम करना, क्योंकि हर मिनट में खबरें बाहर आती हैं और पकड़े जाते हैं। पहले चल गया, अब उनको खुद अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं, अब हमको ये काम भारत में नहीं करना है, छत्तीसगढ़ में नहीं करना है। गरीबी का दोहन करके अगर ये लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये सबसे मतलब बेकार बात है, खतरनाक बात है। उसका धर्म ही बदल दिया, उसका डीएनए खराब कर दिया आपने, सिर्फ चूंकि वो गरीब है।
आप किसी रईस का धर्मांतरण क्यों नहीं कराते? कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा सेठ है, उसका धर्मांतरण क्यों नहीं कराते? ये लोग वो नहीं करा सकते। तो जो गरीबों का, बेचारों का, जो जिन पे कपड़ा नहीं है, जो गरीबी से गुजर रहे हैं, उसमें सरकार की भी गलती है। स्वेच्छा से भी लोग जाना चाहते हैं, उसको भी रोक दिया जाता है। नहीं, स्वेच्छा से कोई नहीं जाता बहन भाई, सब अपने अपने धर्म में रहते हैं। आदिकाल का धर्म, उनका पूर्वजों का धर्म रहता है, ये स्वेच्छा से कोई नहीं जाता है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। अब जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो पकड़े गए हैं झुंगरू बाबा, भुंगरू बाबा, वो 12-12 लाख रुपए का, अब वो गरीब लोग 12 लाख रुपए देख के तो कोई भी कर उधर चला जाएगा और उसके साथ फिर वो अपना करते। तो अब ये इनको जो धर्मांतरण करने वाले हैं, इनको खुद सोचना चाहिए और सरकार को निश्चित ही ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस टाइप की गतिविधियों में संलग्न रहे, चाहे संस्था हो वो चाहे इंडिविजुअल हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सड़ा का पूरा प्रावधान है और इसमें सारे पार्टियां, मतलब कांग्रेस हो, भाजपा हो, जितनी भी है, उनको भारत की रक्षा करने के लिए, भारत की जनजातियों की रक्षा करने के लिए एक आवाज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केरल से आके यहाँ कहने लगे कि भाई वो तो नन है। भाई नन है तो नन, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, नन है तो नन का काम करो ना। आप धार्मिक हैं, आप क्रॉस लगाए हुए तो आप चर्च तक सीमित रहो। आप ये ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हो बच्चियों को? ठीक है, इसमें और कई सच्चाई की अभी आने की जरूरत है। ठीक है, जल्दी कुछ 30 सेकंड समय एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि कानून की बात कर रहे हैं, कानून जल्द आने वाला है और मेरा आग्रह है कि जिस दिन ये कानून आए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी इसका सदन के पटल पर स्वागत करे और ध्वनि मत से पारित करके इस कानून को छत्तीसगढ़ में रहने दे, क्योंकि बहुत कानून की बात कर रहे हैं। कानून आएगा तो समर्थन तो करेंगे ना गंगवानी जी। सरकार ने पेश किया था, हमने समर्थन किया था। उज्जवल दीपक जी आप पढ़ लीजिए, 2 अगस्त 2006 आपके रमन सरकार ने विधानसभा में लाया, राष्ट्रपति के यहाँ पेंडिंग हो गया था जी, उस समय तो यूपीए सरकार से। आप 12 साल तक लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बार आएगा तो आप समर्थन करेंगे ना? चलिए, समर्थन ठीक है, ठीक है सर, यही होनी चाहिए। धर्मांतरण पर समर्थन जो है सब लोग करें। जरूरी बात कह रहा हूँ, जल्दी 30 से नहीं है मेरे पास समय। देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, नेता आज जो जबरदस्ती जी, वही बात आज हम डिबेट में रखे थे, गाली गलौज कर रहे हैं, हिंसा संयम रखना चाहिए, बिल्कुल। ये आपत्तिजनक है, ये ज्यादा उग्र हो गया है, ठीक बोल जी। लेकिन जो कानून का उल्लंघन, बिल्कुल कानून का यही मैं कह रहा था उज्जवल जी, ये तो होना चाहिए कि इतना ज्यादा ना हो कि हर गली मोहल्ले में लड़ने लगे धर्मांतरण पे। हमारे गृह मंत्री ने संदेश दिया है दायरे में रहिए कि सभी को संयम रखना। और यही भाजपा की सरकार है, यही सुशासन है कि हम भेदभाव किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कहीं भी चौक चौराहे पे इस तरीके के विवाद जैसी स्थिति ना हो कि कोई चर्च जा रहा है उसको ही रोककर विवाद करने लगे, ये रुकना चाहिए और इसके लिए सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। दीपक उज्जवल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अजय गंगवानी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।